कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बस ये है कि अपना टाइम मैक्सिमम 2 कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ो, चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होते जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, commonly known as electromagnetics। ओके, तो पहली बात तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा, ठीक है। और इन दोनों के यूनिफाइड स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड स्टडी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देखा जाए तो इसी दो वर्ड के अराउंड है पूरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। मतलब चार्ज और करंट। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिलेट करूं तो बेसिकली दिस इज चार्ज जनरेटेड बाय चार्ज, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ करंट, ठीक है। कैसे, सब कुछ अभी पता चलता जाएगा। तो मतलब जब भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, उसके पहले हम ये समझते हैं कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड काइंड ऑफ एरिया, फील्ड मतलब क्या, काइंड ऑफ एरिया। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आप परफ्यूम का यूज करते हो, ठीक है, परफ्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर परफ्यूम लगाया हुआ है तो वो एक फिक्स एरिया के अंदर आपको मतलब पता उसका फ्रेगनेंस, मतलब उसका वो रहेगा फ्रेगनेंस कि मतलब इतनी दूर तक क्या होगा, स्मेल आएगी बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, जितनी दूर तक आ रही है दैट विल कम अंडर फील्ड। मेरी बात समझ रहे हो, सिंपल कि जिस एरिया तक उसका इंपैक्ट रहेगा वो उस स्प्रे के स्मेल के फील्ड के अंदर आते हैं। इन द सेम मैनर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जब आपने कोई यूनिट चार्ज रखा हुआ है, सिंपली कोई यूनिट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके आसपास का वो एरिया जिसमें कोई अदर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स फील करता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई चार्ज, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, अगर इस फील्ड के अंदर है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। तो उस एरिया को जिसके अंदर ये फोर्स फील होगा, अगर चार्ज यहाँ पे है तो कोई फोर्स फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड के बाहर है।
इन द सेम मैनर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मान लो कोई मैग्नेट है, मान लो कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट से क्या होता है, फ्लक्स लाइन निकलती है, ठीक है। तो ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इस पोल के आसपास भी क्या होएगा, मैग्नेटिक लाइंस, और जहां तक इसका इंपैक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया था कि जिस एरिया के अंदर उसका इंपैक्ट आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम मैनर अगर इस मैग्नेट के आसपास, इस मैग्नेट के आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप लाके रखते हो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आप लाके रखते हो, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है तो इसका मतलब वो मटेरियल इस पोल के, इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंडर में आएगा। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पे कोई चार्ज है, जब यहाँ पे कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ई। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लस Q या फिर माइनस Q, जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है। अब वो फोर्स ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। इन द सेम मैनर जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस कराया जाता है, इलेक्ट्रिकल में बात करें तो सिंपली एक मान लो, एक आप ऐसे समझ लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, काइंड ऑफ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। अब यहां से आपका क्या जा रहा है, सारी मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, सारी मैग्नेटिक लाइंस जा रही है। अब यहां पे एक आपने क्या रख दिया, सिंपल एक रॉड रख दिया, क्या रख दिया, सिंपल रॉड, ठीक है। अब यहां पे ये जो रॉड है सपोज v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। या फिर सिंपल तरीके से समझो कि जैसे अब जब ये चार्ज स्टेशनरी था तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये चार्ज मूविंग हो जाएगा, जब ये चार्ज मूविंग हो जाएगा मतलब कुछ ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, ठीक है, इसने अपने आसपास क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये करंट की बात हो रही है तो करंट में चार्ज क्या होता है, मूव करता है, चार्ज यहाँ पे आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। इन द सेम मैनर चार्ज यहाँ पे आ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पे चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड दिस मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और तब आपका जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B। व्हाट इज B? B इज द मैग्नेटिक फील्ड।
And what is Q? Q is the charge. And what is V? V is the velocity by which charge is moving. क्या यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है आप लोगों को? तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स. क्लियर है? ऑब्वियस बात है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी. ठीक है, तो मतलब ये क्या है, अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस अराउंड द चार्ज. मैं चाहे तो लाइन लिख देता हूं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड चार्ज and magnetic field is space around magnetic field is space around magnetic pole. clear? तो electric field is a space around a charge and magnetic field is a space around magnetic poles. क्या अभी तक आप लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा सा पिक्चर बन चुका है? चलिए बनो, यस या नो? क्लियर है? आगे बढ़े. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब यहां पे बात होती है कि कौन क्या प्रोड्यूस करता है, कौन क्या प्रोड्यूस करता है. अच्छा, मेरा जो टारगेट रहेगा, देखो मैं नॉर्मली जब भी बात करूंगा इस साइड आपका क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा. मैं देखो दोनों को कंबाइन लेके चल रहा हूं. क्यों कंबाइन लेके चलूंगा? क्योंकि इससे आपकी कम टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी. तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या चलने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे क्या चलने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स. ओके, द फर्स्ट वन इज कि प्रोड्यूस कौन करता है. ध्यान से समझते हैं इसको. तो देखो एकदम आपको कुछ भी दिमाग में इधर उधर नहीं रखना है. बस जैसे जैसे चीजें बताई जा रही हैं वैसे वैसे ग्रास्प करते जाओ. जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट वन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किसकी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है. काइंड ऑफ चार्ज. ठीक है, काइंड ऑफ चार्ज मतलब आप ये समझो, इसे अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं तो दिस इज suppose this is source and this is field. Again this is source and this is field. ठीक है, तो सोर्स में पहला अगर मान लो आपका चार्ज है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बोलो. चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब चार्ज में दो टाइप के चार्ज होते हैं. एक क्या होता है स्टेशनरी और एक क्या होता है मूविंग. ठीक है, तो अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं, स्टेशनरी स्टेशनरी मतलब एक चार्ज सिर्फ रखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज. तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये चीजें साथ साथ में लिखते चलना. क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड आपका नेक्स्ट क्या है, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करेगा.
तो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेशनरी चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो आपका मूविंग चार्ज होगा, जो आपका मूविंग चार्ज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर आ जाओ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब जो आपका करंट है, करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट में यहां पे मैं ए बी कर लेता हूं, इससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अब करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट मतलब डीसी, एक होता है कांस्टेंट करंट, और एक होता है डायनेमिक करंट या फिर चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट मतलब एसी, ठीक है। तो चेंजिंग करंट, अब जो कांस्टेंट करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और जो चेंजिंग करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो, अगर तुमने, अब जैसे मैं तुमसे अगर ए बोलूं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कहां पे प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोलोगे, इन डीसी मोटर। याद करो, डीसी मोटर में क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे पोल्स में, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल दे देते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स। अच्छा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल देते नहीं हो, बेसिकली आप यहाँ पे करंट फ्लो कराते हो, तो उसकी वजह से एक पोल पे नॉर्थ क्रिएट हो जाता है, एक पोल पे साउथ क्रिएट हो जाता है। तो आपने सप्लाई डीसी उसमें फील्ड वाइंडिंग में कौन सी करी थी, ऑब्वियस सी बात है डीसी करी थी। डीसी मतलब कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस, कांस्टेंट करंट उसमें डाला था, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, क्या वो वेरिएबल था, क्या वो तो फिक्स था ना, वो तो रोटेट कर नहीं रहा था, वो तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड था। और जब आपने ट्रांसफार्मर ले लो, ट्रांसफार्मर ले लो, या फिर इंडक्शन मशीन ले लो, या फिर सिंक्रोनस मशीन ले लो, जो भी ये सारी चीजें हैं, इसमें आप जो सप्लाई देते हो क्या होता है, एसी। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, काइंड ऑफ, यहाँ पे अगर सिंपल बात करें, ट्रांसफार्मर में भी होता है, बट वहां वहां पे अगर इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करता है, डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दैट इज कांस्टेंट करंट से डीसी मोटर में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और चेंजिंग करंट से डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, जल्दी बोलो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि जो मूविंग चार्ज है, अब ये तो तुम्हें भी पता है क्या होता है, कि जो मूविंग चार्ज है वो क्या क्या करता है, मूविंग चार्ज में क्या होता है, मूविंग चार्ज इज व्हाट, बेसिकली करंट। जो मूविंग चार्ज है वो क्या है, करंट ही तो है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज अबाउट मैग्नेटोस्टैटिक। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब अगर इसके आगे बात करें, नेक्स्ट, तो तो अब यहां पे अब दोनों को एक अगेन बनाते हैं, लिखते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज मैग्नेटिक सर्किट। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप एक ईएमएफ देते हो, आप एक ईएमएफ देते हो, और उसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जो कि रेजिस्टेंस लगा होता है इन द सेंस, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि आपने बाहर से लगाया हुआ है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि इस
जनरेटेड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका अपोज कर रहा होता है, उसका अपोज कर रहा होता है, इस करंट के फ्लो का अपोज कर रहा होता है, तो उसको हमने नाम दे दिया था किसका, रेजिस्टेंस का। ये ईएमएफ की वजह से क्या होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा। अगर सर्किट पाथ कंप्लीट है तो अब ये जो करंट का अपोज करने वाला एक मटेरियल, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। इन द सेम मैनर, ध्यान से समझते जाना बस, इन द सेम मैनर जब आप एक डीसी सप्लाई से, अभी देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन नहीं स्टार्ट है, समझना जरा। पहले आपने क्या किया, एक सप्लाई दिया, ठीक है, एक सप्लाई दिया, उसके बाद बस फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, क्लास के बाद तुम्हें फील होगा जैसे होता है ना कि सत्य का ज्ञान हुआ है, कुछ वैसा ही। बस ध्यान से बातों को, हर बातों को सुनते चलना। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज आपने करंट दिया, ठीक है, करंट दिया, तो करंट से क्या होगा, मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल आपने इस तरीके से उसको वाइंड करा हुआ है, इस तरीके से उसको वाइंड करा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मत समझना कि मैग्नेटिक सर्किट में इसकी बात क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी किसकी हेल्प से होगा, करंट की हेल्प से होगा। अब देखो, अब हमें एक लाइन पता है क्या, कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सबको पता है, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसने वायर ने प्रोड्यूस किया, अब इसको सिंपल वायर लेते तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती, बहुत कम होती, इसलिए हमने इंडक्टर टाइप का, क्वाइल टाइप का बनाया हुआ है। अब यहां से इसके अंदर से क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस मतलब ए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। अब ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड एयर से भी जा सकता था, अब जैसे कि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है, इन द सेम मैनर जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है हमेशा क्या होता है, हाई परमिटिविटी पाथ को फॉलो करता है। तो जो एयर की परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी है 1 है, और जो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिबिलिटी है दैट इज 1000। इसका मतलब परमिबिलिटी ऑफ एयर इज म्यू नॉट एंड परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका क्या है, परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो एक किसके, एयर के थ्रू नहीं जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, इस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू ही होकर जाएगा, बाहर से होकर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी परमिबिलिटी इसके कंपेयर में बहुत कम है। बात समझ रहे हो। अब यार तुम सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके पाथ में 2 रेजिस्टेंस हैं, अब एक पाथ का रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, इसका 1000 ओम है, इसका 1 ओम है, और यहां से अगर मान लो 100 एम्पियर करंट आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से 99 एम्पियर जा रहा होगा और इसमें से हो सकता है 1 एम्पियर जाए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है।
तो इसलिए जिस तरीके से इसमें करंट की बात हो रही है उस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एयर से नहीं जाएगा। अगर थोड़ा बहुत, अब जैसे यहां से 1 एम्पियर जा रहा है तो इन द सेम मैनर थोड़ा बहुत एयर से जाने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज नोन एज लीकेज। दैट इज नोन एज लीकेज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज फ्लक्स। दिस इज नोन एज फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज फाई, दैट इज फ्लक्स। और यहाँ पे अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, 3D में इसको प्रिंट समझना, इसको दिमाग में 3D में रखना, जैसे होता है ना सर्कल वाला टाइप। ठीक है, तो अब इसका ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोर एरिया। जिसको क्या बोल सकते हैं, कोर एरिया। और ये जो पूरा मैग्नेटिक पाथ का लेंथ है इसको बोलते हैं मीन लेंथ। क्या बोलते हैं, या फिर कोर लेंथ। कोर लेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एल। दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एल। दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज फ्लक्स। तो बेसिकली हम ए नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट था तो इसमें क्या फ्लो हो रहा था, करंट। अच्छा, ये नीचे वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ। ये नीचे वाला पोर्शन जो मैंने समझाने के लिए लिया था ये मैं कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक एक चीज को समझते जाओ कि अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सिंपल सी बात है, क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैं, क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद यहां पे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड क्लोज्ड पाथ फॉर व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लोज्ड पाथ फॉर व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज मैग्नेटिक सर्किट। क्या यहां तक मेरी सारी बात क्लियर है। यहाँ पे क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे पाथ पे जा रहा है तो दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट आई, एंड इसमें क्या बोल सकते हैं, क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक closed path for electric current I, that is electric circuit, and closed path for magnetic flux, that is magnetic circuit। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका टर्न। नेक्स्ट, अब यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है, यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, हम यहाँ पे ईएमएफ को हम भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सिंपली भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है आपका, पोटेंशियल, दैट इज भी, दैट इज भी, या फिर भी को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, अब ड्राइविंग फोर्स मतलब जो इसको ऑपरेट कर रहा है, तो इसको मत ये मत समझना वोल्टेज ऑपरेट कर रहा है, वोल्टेज के थ्रू यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, एमएमएफ, एमएमएफ, दैट इज
equal to n into I. That is equal to n into I. This is the driving force. वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या था? ईएमएफ था. यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? एमएमएफ. एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई. एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई. ठीक है, ओके. अब इसमें अगर इसका जो इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्टेज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट. एंड अगर इसकी बात करें, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपली देखा जाए तो एमएमएफ की यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर टर्न. क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न. ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न. क्लियर? क्योंकि एन क्या होता है? टर्न. आई क्या होता है? एम्पियर. तो एमएमएफ का यूनिट क्या हो चुका है? एम्पियर टर्न. ठीक है, ओके. अब आगे आगे बात करते हैं. अभी ये सर्किट तुम्हारे दिमाग में एकदम रहना चाहिए, घूमना चाहिए. ठीक है, इस सर्किट को ही लेके सारी बातें चलेंगी. नेक्स्ट, ओके. अब अगेन, अब मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, मैं पहले ही बता दूं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड यहां पे क्या है? मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, ओके. तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कौन कर रहा था? जल्दी बोलो. इलेक्ट्रिक करंट का अपोज कौन कर रहा था? रेजिस्टेंस. कौन कर रहा था? रेजिस्टेंस. और यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कौन कर रहा था? द आंसर इज रिलक्टेंस. आंसर इज रिलक्टेंस. ठीक है, ओके. अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? रो एल अपॉन ए. रो एल अपॉन ए. या फिर रो क्या करता है? सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? रेजिस्टिविटी अपोज करता है या सपोर्ट करता है? अपोज करता है. ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टिविटी जो सपोर्ट करता है, दैट इज व्हाट? कंडक्टिविटी. दैट इज व्हाट? कंडक्टिविटी. ठीक है, तो कंडक्टिविटी यहां पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस का सपोर्ट करता है, कंडक्टिविटी जिस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस का, मतलब सॉरी, करंट का सपोर्ट करता है, कंडक्टिविटी जिस तरीके से करंट का सपोर्ट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है? परमेबिलिटी. और परमेबिलिटी क्या करता है? परमेबिलिटी क्या करता है? किसका किसका सपोर्ट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का. तो देखो यहाँ पे एल अपॉन सिग्मा ए था, यहां पे एल अपॉन म्यू इंटू ए था. कुछ भी रटना नहीं है. ठीक है. अब अगर कोई बोले कि सिंपली व्हाट इज, अब यहां पे ये क्या हो गया? परमिबिलिटी. ये क्या हो गया? परमिबिलिटी. ठीक है, तो परमिबिलिटी क्या है? बेसिकली जो सपोर्ट किसका करे? मैग्नेटिक फ्लक्स का. और कंडक्टिविटी क्या है? जो सपोर्ट किसका करे? मैग्नेटिक करंट का. ठीक है, तो R इक्वल टू एल अपॉन, जिस तरीके से यहाँ पे बस एक सपोर्ट कर रहा था इसलिए कंडक्टिविटी था, यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा था इसलिए क्या हो गया? परमिबिलिटी. ठीक है, ओके. अब बात आती है यूनिट की. अब बात आती है यूनिट की. तो यूनिट एल अपॉन लिखा तो है. क्या हो गया? भाई यार सब तो लिखा हुआ है यार, क्या बोल रहे हो तुम? फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब लिखा हुआ है. क्या पूछना क्या चाहते हो तुम? ये क्या है? म्यू क्या है? यार फुल कंसंट्रेशन रखो. देखो ऐसे बीच बीच में ना पूरा एकदम रिदम बिगड़ जाता है. एटलीस्ट पूछ भी रहे हो तो वैलिड डाउट पूछो. जो लिखा है वही मत पूछो यार.
तो रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A, दैट इज कंडक्टिविटी, एंड रिलक्टेंस S इक्वल टू L अपॉन म्यू A. So this sigma is what? Basically conductivity, and this permeability, this mu is what? Permeability. ठीक है, म्यू इज अ परमेबिलिटी एंड सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी. तो जिस तरीके से करंट का सपोर्ट करता है कंडक्टिविटी, इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का सपोर्ट करता है परमेबिलिटी. तो अगर हम ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए अच्छी कंडक्टिविटी या हाईएस्ट कंडक्टिविटी का मटेरियल का यूज करते हैं, इन द सेम मैनर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, अच्छे मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए हम अच्छी परमेबिलिटी एक वैसा मटेरियल ढूंढते हैं जिसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी हो. अब बात करते हैं यूनिट की. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? हमें पता है V अपॉन I काइंड ऑफ वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ऑब्वियस सी बात है यहां पे ओम होएगा, जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो. R इक्वल टू V अपॉन I वोल्ट पर एम्पियर. अब इसी तरीके से जब हम रिलक्टेंस की बात करते हैं, तो रिलक्टेंस में अभी मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा. रिलक्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला आएगा. अभी यहां पे देखो जो L अपॉन म्यू ए है, L अपॉन म्यू ए, यहां पे इसको फॉर्मूले पर अभी आएंगे. अभी के लिए समझो दिस इज व्हाट? एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर 1 अपॉन हेनरी. ए आया कहां से? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना. आया कहां से? थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना. ठीक है. तो रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर या ओम, रिलक्टेंस की यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर 1 अपॉन हेनरी. ठीक है. आया कहां से वो अभी डिस्कस करेंगे हम. नेक्स्ट, अब यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? दैट इज करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? दैट इज करंट. तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज क्या है? व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज बेसिकली, वोल्टेज मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. इसी तरीके से यहां पे क्या फ्लो होता था? इलेक्ट्रिक करंट. तो इसलिए बोला ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. यहां पे क्या फ्लो होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. ध्यान से सुनते जाओ बस. मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहां पे जिस तरीके से ईएमएफ सपोर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक फ्लक्स का सपोर्ट कौन कर रहा था? जल्दी बोलो. हु इज सपोर्टिंग? हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फ्लक्स? हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स. एमएमएफ. हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ magnetic flux? that is MMF. and who is opposing? जिस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस अपोज कर रहा था, यहाँ पे कौन अपोज कर रहा था? रिलक्टेंस. कौन अपोज कर रहा था? रिलक्टेंस. ठीक है. तो रिलक्टेंस को सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? यस से. फ्लक्स रिलक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस से. R फॉर रेजिस्टेंस, S फॉर रिलक्टेंस. ठीक है. ओके. अब ये क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया. ठीक है. और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है दैट इज वेबर. ठीक है. दैट इज वेबर. और करंट की तो यूनिट तुम्हें पता ही है. करंट की यूनिट तो तुम्हें पता ही है, बट स्टिल यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो एम्पियर. ठीक. तो दिस इज करंट एंड दिस इज फ्लक्स. दिस इज करंट एंड दिस इज फ्लक्स. क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो. क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है. चलो आगे बढ़ो. बस यार, बस एक चीज समझना, तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा अगर तुम फुल्ली फोकस होकर सुनोगे. जितने डाउट तुम्हारे मन में होंगे वो सारा एक्चुअली मैं पहले ही कवर करके इस तरीके से करूंगा. ठीक है. बस तुम ध्यान से सुनो. बस इतना ही तुम्हें करना है. नेक्स्ट, अब जो यहां पे काम करंट का सपोर्ट कौन कर रहा था?
कौन कर रहा था? कंडक्टिविटी। करंट का सपोर्ट कौन कर रहा था? कंडक्टिविटी। यहां पे फ्लक्स का सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्लक्स का सपोर्ट कौन कर रहा है? परमिबिलिटी। परमिबिलिटी। तो कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया था? किसको रिप्रेजेंट किया था? सिंपली सिग्मा से। परमिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? म्यू से। परमिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? म्यू से। अब व्हाट इज सिग्मा? 1/रो। व्हाट इज सिग्मा? 1/रो। अब यहां से अगर म्यू की बात करें तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था रिलक्टेंस इक्वल टू व्हाट? L/म्यू इंटू ए। तो यहां से हम म्यू की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? L/S इंटू ए। L/S इंटू ए। या फिर एक रिलेशन आपको ये भी पता होगा, B इक्वल टू म्यू एच। तो वहां से अगर म्यू की बात करें तो B बाई एच क्या हो जाएगा? B बाई एच। दिस इज व्हाट? परमिबिलिटी। एंड यहां पे एक होता है ओम्स लॉ, जिसको मैंने नेटवर्क में बताया हुआ है, J इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा इक्वल टू व्हाट? J अपॉन ई। दैट इज व्हाट? ए सिग्मा इक्वल टू व्हाट? J अपॉन ई। ठीक है। या फिर हमें एक ए पता था कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या R इक्वल टू रो को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन कंडक्टिविटी L अपॉन ए। तो बेसिकली कंडक्टिविटी इज व्हाट? L अपॉन ए इंटू आर। तो यहां पे L अपॉन ए इंटू आर। क्या यहां तक मेरी सारी बातें क्लियर है सबको? ये मैं नीचे का अभी इरेज कर दूंगा। नीचे वाला अगर तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें याद रहे तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ये रिलेशन लिखोगे ना, भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। और मैंने खुद कुछ नहीं रटा हुआ है। तो सिंपल जो चीजें तुम्हें बताई जा रही जैसे, उसे साइड में वैसे ही लिखते चलना, अगर तुम अब चाहते हो कि फ्यूचर में भी तुम्हें याद रहे तो। क्योंकि ये जितना आसान है उतना ही कंफ्यूजिंग है। तो ये सारी चीजों को जैसे जैसे मैं साइड में लिख रहा हूं वैसे वैसे साइड में लिखते चलना अपने रेफरेंस के लिए, वरना 2 दिन बाद तुम्हें सारा साफ हो जाएगा, मैं पहले बता दूं। ठीक है। तो मैं ये जो मैंने रेफरेंस लिया था अभी सारा इरेज कर रहा हूं। तो कंडक्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी, J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो सिग्मा इक्वल टू J अपॉन ई। एंड R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो सिंपली कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? L अपॉन ए इंटू आर। L upon A into R. In the same manner, S इक्वल टू L by म्यू A, तो हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो L upon S into A, या म्यू इक्वल टू B by H। अब हम बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? आपके यूनिट की। किसकी? यूनिट की। यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी की यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। तो देखो कंडक्टिविटी सिंपल, सबसे पहले देखो जो रेजिस्टेंस था, क्या क्या होता है कंडक्टिविटी की यूनिट, क्या क्या होती है? एक तो होता है 1/ओम मीटर, या फिर होता है सीमेंस पर मीटर, या फिर और क्या बोल सकते हैं? मो पर मीटर। दीज ऑल आर द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी। ठीक है। ये सारे फॉर्मूला किसके हैं? कंडक्टिविटी के। डन। ओके। इसके बाद 1/ओम मीटर, सीमेंस पर मीटर एंड मो पर मीटर। ठीक है। MHO मो पर मीटर। क्लियर? ओके। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपका पर मीटर। क्लियर? और सिंपल है, यहां से यहां तक तुम समझ ही रहे हो कि यहाँ पे ओम था तो यहाँ पे मो, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्लियर? एंड 1/, और आप इसको 1/, ओम को ही क्या बोलते हैं? बेसिकली सीमेंस। ठीक है। मतलब मो बोलो या फिर सीमेंस बोलो, एक ही बात है। मो इज द कंडक्टिविटी ऑफ, सॉरी, यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। मो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है। मैं उसको भी यहां पे इंक्लूड कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। तो लिख लेते हैं क्या? कंडक्टेंस।
जिस तरीके से यहाँ पे कंडक्टेंस होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/r, इसी तरीके से यहाँ पे होता है परमियनेंस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है परमियनेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। जैसे यहाँ पे 1/r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/s। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/s। अब यहाँ पे अभी मैंने कंडक्टेंस की यूनिट क्या क्या बताई थी, एक तो मो एंड दूसरा सीमेंस। इसी तरीके से अब परमिनेंस की बात करते हैं तो पहले हम परमिबिलिटी के यूनिट पे आ जाते हैं। तो परमिबिलिटी के जो यूनिट्स हैं क्या क्या हैं, इसका भी डेरिवेशन अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्ट, वेबर एम्पियर टर्न्स मीटर, ये आएगा अभी एम्पियर्स लॉ से, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। वेबर एम्पियर टर्न्स पर मीटर या फिर हेनरी पर मीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेनरी पर मीटर, परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है हेनरी पर मीटर, ये याद रख लेना। और अगर यहीं पे मैं बात करूं परमिटिविटी की यूनिट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी? दैट ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? मैंने रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछा पहली बात तो, ऐसे तो तुम परमिबिलिटी की भी यूनिटलेस बता दोगे, ऐसे तो तुम परमिबिलिटी को भी यूनिटलेस बता दोगे। दैट इज फैरड पर मीटर, दैट इज फैरड पर मीटर, याद करो। परमिबिलिटी की क्या होती है हेनरी पर मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज सिग्मा, क्या सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या होती है फैरड पर मीटर, और परमिबिलिटी की वैल्यू क्या यूनिट क्या होती है हेनरी पर मीटर। याद आया कि नहीं यार? मैं जब बोलता कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताओ तब आप बोलते कि यूनिट लेस है, मैं बोलता कि रिलेटिव परमिबिलिटी का बताओ तब आप बोलते यूनिट लेस है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है चलो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड, तो इसका क्या था मो एंड सीमेंस, और इसका जो यूनिट्स है हेनरी पर मीटर, इसको तो अच्छे से रट लेना पहली बात तो हेनरी पर मीटर। ओके, देन ए परमिनेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या थी एम्पियर टर्न। रिलक्टेंस का पहले याद करो, रिलक्टेंस का क्या था फ्लक्स, देखो यहां से याद रखना है, फ्लक्स इक्वल टू व्हाट एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ये याद है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस याद है, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ का क्या होता है एम्पियर टर्न, एमएमएफ का क्या होता है एम्पियर टर्न, एमएमएफ क्यों, क्योंकि एमएमएफ इक्वल टू एन इंटू आई। अब यस एम्पियर टर्न और अपॉन एस, तुम्हें किसका चाहिए यस का चाहिए, तो यस का क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न अपॉन फ्लक्स, एंड फ्लक्स का क्या होता है वेबर। तो एस का क्या था एम्पियर टर्न पर वेबर, तो 1/s का क्या हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न। मैं पहले से बता दूं कि चीजें रटोगे तो भूल जाओगे, अगर इस तरीके से सिस्टमैटिक चीजें तुम्हें याद रहेंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जो तुम्हें याद है उसकी हेल्प लेके, जो नहीं याद है उसकी निकालो। तो फाई इक्वल टू एमएमएफ अपॉन एस, फाई को यहां पे किया एस को उधर ले गए, फाई को यहां पे किया एमएमएफ अपॉन फाई दैट इज एस। तो अब एमएमएफ का यूनिट क्या होता है एम्पियर टर्न एंड फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि एस का क्या था एम्पियर टर्न पर वेबर, बट वी नीड रेसिप्रोकल ऑफ एस, तो इसलिए वेबर पर एम्पियर टर्न। या फिर और क्या होता है जैसे देखो, तो अभी तुमने क्या किया एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू इंटू ए, ध्यान समझो एस अपॉन म्यू इंटू ए, या फिर अगर मैं बात करूं एल की क्या होती है तो दैट इज मीटर। अभी मैंने म्यू का बोला तुम्हें याद करने के लिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ म्यू हेनरी पर मीटर,
म्यू का वही बोला हेनरी पर मीटर, और एम्पियर का क्या, सॉरी मतलब ए आपका एरिया है, तो एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली ए मीटर ऊपर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू हेनरी। तो मतलब यहाँ पे क्या पता चला, रिलक्टेंस की एक और यूनिट होती है जिसका नाम क्या है, 1/हेनरी। और यही चीज शायद मैंने यहाँ पे पहले ही तुम्हें करा दी है। कहाँ गया, यहाँ पे दिखा, याद आया, रिलक्टेंस की एक और यूनिट दैट इज 1/हेनरी। क्लियर है, एम्पियर टन पर वेबर और 1/हेनरी। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब इसकी है 1/हेनरी, तो 1/s की क्या हो जाएगी, हेनरी। और इस यहीं पे परमीनेंस की एक और यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर है? एम्पियर टन पर वेबर और हेनरी। आगे बढ़े, इस वाले पोर्शन में किसी को कोई डाउट है? जितने चीजें बताई गई हैं इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो, तो अब ये सारी चीजें आपके सामने है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट, कंडक्टेंस एंड परमीनेंस, 1/s मो सीमेंस यूनिट वेबर पर मीटर या फिर हेनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके हम बात करते हैं किसकी, करंट डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की, बेसिकली किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। द फर्स्ट वन इज करंट डेंसिटी। किसकी बात करते हैं, करंट डेंसिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। इसी तरीके से यहां पे किसकी बात करेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करें, जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, एंड करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो व्हाट इज जे, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी, बी इक्वल टू क्या होता है, देखो बी इक्वल टू फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। व्हाट इज बी, फाइव अपॉन ए, फाइव अपॉन ए। अब बात करते हैं अगर हम यूनिट की, फाइव अपॉन ए अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, और इसका क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप अगर ये रटोगे कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, और ट्रस्ट करो मुझे एक भी नहीं याद है। अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं डायरेक्ट उस पर फोकस करता हूं जो मुझे याद है, डेरिवेशन करता हूं। क्यों, क्योंकि डेरिवेशन करने से मुझे पता है कि गलती होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अदरवाइज आप तुक्का ही मारोगे जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। समझ रहे हो, तो कैसे आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ कि क्या आ रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाएंगे, किसी को हेनरी पर मीटर दिखाएंगे, किसी को मीटर पर हेनरी दिखाएंगे। तो ये सारी चीजों का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये क्या चल रहा है, तुम्हें इतनी देर से यही नहीं समझ में आया कि सारी चीजें एनालॉगस ही चल रही हैं? यार इसमें रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, उसमें रिलक्टेंस बता रहा हूँ, इसमें करंट बता रहा हूँ, इसमें फ्लक्स बता रहा हूँ। तुम्हें अभी समझ में आया कि एनालॉगस चल रहा है?
ओके, तो यार ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों कॉलम में क्यों करा रहा हूं? आप बताओ, कॉमन सेंस है, क्यों कॉलम में करा रहा हूं? मैं अलग अलग करा सकता था। तो एक को बता रहा हूं, दूसरे को बता रहा हूं, मतलब मैं साथ में रखना चाह रहा हूं। अब सारे हो मतलब होने वाले हैं, तब तुम जाके पूछ रहे हो सर ये एनालॉगस है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ओके, अब आगे, अभी मैंने क्या बात करी? डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दैट इज जेड, देन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दैट इज बी। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसी को डाउट हो कि एनालॉगस चल रहा है तो एक काम करना, तो जहां पे स्टार्ट किया हुआ ना टेबल, वहीं पे जाके लिख लेना। अगर तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या है टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे लिख लेना एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज E, दैट इज H। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इंटेंसिटी का मतलब यह है कि जैसे एक होता है ना कि मान लो एक रॉड है, एक, या सिंपल सिंपल छोड़ो, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? बताओ यार, तुम क्या करना चाहते हो? बता दो, फिर आगे बढ़ते। जब तुम्हें नहीं बताना था, दोबारा मैसेज करने की क्या जरूरत थी? कब आएगी यार तुम लोग के अंदर मेच्योरिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E, एंड E इज इक्वल टू व्हाट? ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो ईएमएफ ड्राइविंग फोर्स क्या था? V, और लेंथ क्या था? L। तो अब इसी तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइविंग फोर्स कौन था जल्दी बोलो? हु इज द ड्राइविंग फोर्स? MMF, MMF, and what is the divide by total length? Divide by total length, EMF upon per length, and here is MMF per length। अब यहां पे यूनिट क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। और यहां पे यूनिट क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो, एमएमएफ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर टन पर मीटर। एमएमएफ का यूनिट क्या होता है? एम्पियर टन पर मीटर। ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके और कितने फॉर्मूले हैं वो सारा देखते हैं। देखो, E इज इक्वल टू क्या बोला हमने? V बाई एल। और V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। V इज इक्वल टू वॉट? I इंटू आर। अब R की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज R? R की वैल्यू क्या होती है? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। एल एल कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या होगी? I अपॉन ए इंटू वॉट? रो। तो व्हाट इज I अपॉन ए? व्हाट इज I अपॉन ए? अभी कुछ देर पहले बताया, जस्ट इसके पहले वाला ही था। व्हाट इज I अपॉन ए? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी।
तो J इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो, तो E इक्वल टू क्या हो गया, रो जे, E इक्वल टू रो इंटू जे, ठीक है, इक्वल टू रो इंटू जे, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओम्स लॉ। क्या मेरी बात यहां पर सबको क्लियर है? डिमांड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे H की बात करते हैं, अब यहां पे H की बात करते हैं। तो H इक्वल टू क्या बोला, एन आई अपॉन एल। अब एक चीज समझो, एन आई इज, जैसे अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी क्या, कि व्हाट इज फ्लक्स, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। एक मिनट यार, होल्ड करना। थैंक यू। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, E इक्वल टू रो जे, तो फाइव इक्वल टू वॉट, एम एम एफ अपॉन एस। अब यहां पे एम एम एफ क्या था, एन इंटू आई अपॉन एस, या फिर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई, फाइव इंटू एस। क्या ये मेरी बात सबको समझ आ रही है? बोलो, फाइव इक्वल टू एन आई अपॉन एस, तो एन आई इक्वल टू फाइव इंटू एस। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यार। देखो, ए तुम्हें पता है, फाइव इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस, ये तो पता है ना, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक। अब एम एम एफ की वैल्यू क्या है, एन आई, एम एम एफ की वैल्यू क्या है, एन इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ, फाइव इक्वल टू एन आई अपॉन एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इंटू आई, फाइव इंटू एस, सिंपल। क्लियर हुआ? अरे यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ये देखो ना, सर एस पहले ही थी यार, फाइव इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस था कि नहीं, फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस पता है, तो एम एम एफ की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज एम एम एफ, एन आई अपॉन, अब यस जो पहले था वो तो वैसे ही लिख दिया। अब यार इसके आगे भी बताऊं, चलो। क्रॉस प्रोडक्ट में ए ऊपर से नीचे करते हैं, फाइव इंटू एस इक्वल टू वन इंटू एन आई। ओके, तो यहां पे एन आई इक्वल टू क्या हो गया, फाइव इंटू एस, एन आई क्या हो गया, फाइव इंटू एस। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे क्या लिख रहे हैं, एन आई की जगह क्या लिख दिया हमने, फाइव इंटू एस, एन आई की जगह क्या लिख दिया, फाइव इंटू एस। इसको साइड में लिख लेना जसमीत, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एक बार कंफ्यूजन होता है तो बार बार होता है वो, ठीक है। फाइव इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एस, और एम एम एफ की वैल्यू एन इंटू आई, एन आई अपॉन एस, एस को मल्टीप्लाई किया फाइव से तो फाइव इंटू एस, तो एन आई इक्वल टू फाइव इंटू एस, ठीक है। तो फाइव अपॉन एस डिवाइड बाई एल, एच इक्वल टू फाइव एस डिवाइड बाई एल। अब आप बताओ व्हाट इज एस, व्हाट इज एस, एस इज द रिलक्टेंस,
S is the reluctance. तो फाई एल, रिलक्टेंस का फॉर्मूला बोलो। देखो जितनी ज्यादा चीजें रिकॉल करोगे उतनी ज्यादा याद आएंगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्यों रिकॉल करूं, सर तो बता ही देंगे, तो चीजें तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो जितनी बार मैं पूछ रहा हूं उतनी बार तुम बताने की कोशिश करो। तो व्हाट इज द रिलक्टेंस? एल अपॉन म्यू इंटू ए। तो एल अपॉन म्यू इंटू ए, एल अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक है, तो एल की वैल्यू कैंसिल कर दिया, तो फाई अपॉन म्यू इंटू ए। अब एक बात बताओ, फाई इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए। तो इसका मतलब फाई अपॉन ए क्या हो जाएगा? दैट इज बी। तो एच की वैल्यू क्या होगी? फाई अपॉन ए की वैल्यू, फाई अपॉन ए की वैल्यू क्या है? बी। बी अपॉन म्यू, या फिर यहां पे क्या आ चुका है? बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलिए बोलो, क्लियर है? एच इक्वल टू एन आई अपॉन एल से मैंने बी इक्वल टू म्यू एच को डेराइव किया। एच इक्वल टू एन आई अपॉन एल, एन आई की वैल्यू फाई इंटू एस, फाई की वैल्यू फाई इंटू एस इंटू एल, एल एस की वैल्यू लिखी मैंने रिलक्टेंस, एल अपॉन म्यू इंटू ए। तो फाई अपॉन एल इंटू एस की वैल्यू एल अपॉन म्यू इंटू ए। अब एल एल कैंसिल, अब फाई अपॉन म्यू इंटू ए, फाई अपॉन म्यू इंटू ए। अब फाई की वैल्यू हमें पता है बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, अब फाई बाई ए क्या हो जाएगा? बी। फाई बाई ए क्या हो जाएगा? बी, एंड बी डिवाइड बाई म्यू। तो एच इक्वल टू बी बाई म्यू, या फिर बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो दिस इज द, देखो अब यहां पे क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, एंड दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इंटेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, अगेन दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड इंटेंसिटी। Intensity is represented as H, intensity is represented as E। क्लियर है सबको ये बात? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट B इक्वल टू म्यू H एंड दिस इज द E इक्वल टू रोज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने इंटेंसिटी की बात करी, अब हम डेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, तो यहां पे क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जैसे अगर सिंपल एक ऐसे बात करी जाए कि मान लो एक रॉड है, सिंपल सा एक रॉड है, ठीक है। अब इसको मान लो तुमने टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर दिया, एक मान लो लेंथ इसका डबल है मतलब इन द सेंस बड़ा सा लेंथ। अब सेम टेम्परेचर दिया तुमने इसको हीट करने के लिए, ठीक है, इसका एल है, इसका 2L है। तो ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप बताओ कौन सा, अगर सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा गर्म होगा? विच वन इज फर्स्ट वाला? यार ऑब्वियस सी बात, जो लेंथ कम है वो गर्म ज्यादा होगा, तो गर्म ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, सिंपल।
इंटेंसिटी का मतलब बेसिक सा यही होता है कि जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा पड़ रहा है, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैं करंट डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात कर रहा हूं, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया टर्म हो। डेंसिटी डेंसिटी में उलझ जाते हैं सर, कोई बात नहीं, ये तो चीजें हैं, थोड़ी सी हैं वैसे कंफ्यूजिंग, बट ये है कि प्रैक्टिस के बाद आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा अभी बताओ ई क्या था? ई क्या था, इंटेंसिटी या डेंसिटी? और अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, व्हाट वाज ई? चलो मैं सारी चीजें समराइज करूंगा, तो बस कहां उलझ रहे हो, सही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, चलो इसको बताओ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी? वो आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया, बी, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी, ओके। तो यहां पे जो डी होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन इनटू ई। व्हाट इज डी? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो यहां पे होता है बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। व्हाट इज एच? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी सारी चीजें क्लियर हैं, चारों को एक साथ ला दिया मैंने। D इक्वल टू वॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। B इक्वल टू म्यू एच, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू म्यू इंटू एच। अब ये जो एप्सिलॉन है दैट मे बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई। अच्छा, ये जिस पे मैं वेक्टर लगा रहा हूं समझ जाओ कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर, वेक्टर, तो सब पे जिस पे लगा रहा हूं समझ जाओ क्या है, वेक्टर, ठीक है। और इन द सेम मैनर बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। तो ए हो गया आपका डी इक्वल टू सिग्मा ई, डी इक्वल टू सिग्मा ई, बी इक्वल टू म्यू एच। अब यहां पे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है, ओके। एक बात और, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब ये यहां पे एक सिंपल समझो कि क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से बी क्या था? फाई फ्लक्स यूनिट पर यूनिट एरिया। तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज, फिर एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट, बात करते हैं उसके बारे में। दिस इज व्हाट? डी, अलग अलग रिलेशन है ना यार, अलग अलग रिलेशन है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया।
and this is magnetic flux divided by area. D equal to epsilon into E, B equal to mu H, और epsilon is represented as mu naught mu R, mu is represented as mu naught mu R. ठीक, ओके. अब what is epsilon? Epsilon is permittivity. This is permittivity. ठीक है. एंड यहां पे what is mu? Mu is the permeability. ये तो पता ही है. permeability. ठीक है. एक्चुअली permittivity is the property of electric एंड मैग्नेटिक. ये आपका मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है. ठीक है, ओके. तो ये जो यहाँ पे वैल्यू भी पूछ ली जाती है कभी कभी, क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट. तो 8.854 इंटू 10 के पावर, जल्दी बोलो, 8.854 इंटू 10 के पावर कितना होगा? -12. और यहां पे अगर हम म्यू की बात करें, म्यू नॉट की, तो क्या होता है? 4 पाई इंटू 10. ये सब डाटा याद करने हैं, पहले बता दो. 4 पाई इंटू 10 के पावर -7. अब इसकी यूनिट क्या होती है? जल्दी बोलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट? अभी बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था. परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर. क्या बताया था? हेनरी पर मीटर. और इसकी यूनिट क्या बताई थी? परमिटिविटी की याद करो, क्या बताया था? फैरड पर मीटर. क्या बताया था? फैरड पर मीटर. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड. अभी बताओ, इसमें कोई डाउट है? ये जो पेज है आपके सामने, क्या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सब कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. D इक्वल टू सिग्मा ई, B इक्वल टू म्यू एच. D इक्वल टू व्हाट? सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. B इक्वल टू क्या? म्यू नॉट म्यू आर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू आर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर? इसकी यूनिट क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी? एंड रिलेटिव परमिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? इसका तो मैंने बता दिया. इसका क्या था? इसका तो था फैरड पर मीटर. इसका क्या था? हेनरी पर मीटर. और एक क्या है? यूनिट लेस. तो एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर बोथ आर यूनिट लेस. क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? डन. आगे बढ़े. ओके, नेक्स्ट. एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें, और एक मैग्नेटिक फील्ड में बात करें. तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक डायपोल. सर ई आर एंड म्यू आर की वैल्यू 1 होगी डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल. अगर एप्सिलॉन आर एयर में बात करो या फ्री स्पेस में बात करो तो इसकी वैल्यू 1 होएगी. और म्यू आर की वैल्यू फ्री स्पेस या एयर की बात करो तो 1 होएगी. बट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक आयरन 4, तो उसकी म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? 1000. तो जितनी ज्यादा म्यू आर की, देखो एप्सिलॉन म्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, जितना ज्यादा रिलेटिव परमिबिलिटी होगा उतनी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. इन द सेम मैनर, अब जैसे एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर ऑफ एयर इज लेस देन एप्सिलॉन आर ऑफ माइक. पोर्सिलिन ले लो, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं उनकी जो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो अगर मैं सिंपली बोलूं कि
कितना होता है, तो आई थिंक मान लो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। 10 ही ले लो, सिंपली 10 ले लो। किसका? एयर का। बात समझ में आएगी नहीं? सॉरी, पोर्सलिन का, पोर्सलिन का। क्लियर है? तो जितना ज्यादा परमिटिव, देखो एक्चुअली देखो मैं बताता हूं, मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। परमिबिलिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो द फ्लक्स इजिली एंड परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। मेरी लाइन फिर से सुनो। परमिबिलिटी इज द एबिलिटी कि कितना अच्छे से फ्लक्स को फ्लो कराया जा रहा है, एंड परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मटेरियल जितना अच्छा चार्ज को स्टोर करेगा उतनी ज्यादा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होएगी। जो मटेरियल जितना अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराएगा उतनी ज्यादा उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी होएगी। तो जितना अच्छा चार्ज स्टोर करने का मतलब काइंड ऑफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। तो इसलिए हमें अगर इंसुलेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। और जब हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसमें से हमें फ्लक्स को पास कराना है तो उसकी परमिबिलिटी म्यू आर की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। क्या अभी सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी इस पे भी चीजें आएंगी आप लोगों के सामने जब आप अभी इसमें जाके फिर से देखना मैग्नेटिक मटेरियल वाला, मैग्नेटिक मटेरियल वाला लेक्चर जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर जैसे जो जो चलो जो जिनका एग्जाम है, अगर जैसे जो जो नए स्टूडेंट्स है वो आप लोग फिर से जाके देखना मैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने 3 घंटे में पूरा खत्म किया हुआ है। तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा इसको पढ़ने के बाद। ठीक, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। सर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको क्या आप? हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। 1 मिनट देख लेता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। चल रहा। ओके, मैं उस पिछले वाले की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक मटेरियल वाले की बात कर रहा था जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। बट याद रखना जब आप लाइव में जितना कंसंट्रेशन लगा लेते हो ना रिकॉर्डिंग में नहीं लगाते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पे ए प्लस क्यू। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक जैसे कि मान लो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया, लाइक सपोज डिस्टेंस डी, सपोज डिस्टेंस डी। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को कुछ डिस्टेंस डी पे रखा गया। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल होएगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन देम या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहां से एक बात बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? कूलम पर मीटर, कूलम पर कूलम मीटर। ठीक है, पर नहीं सॉरी कूलम मीटर। क्लियर? अच्छा, अब किसी को लग रहा है मैग्नेटिक डायपोल आता कहां से, तो एक बात समझो, जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर, तो आपको पता है यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियस बात है जितना प्लस है उतना माइनस है। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में, कैपेसिटर के बीच में
कुछ डिस्टेंस होगा, दैट इज डी। तो क्या बना ये, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, क्या बना ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बना कि नहीं बना, बोलो। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक डाइपोल बना कि नहीं बना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दैट्स इट। प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहां पे प्लस 5 है तो यहां पे माइनस चार्ज है, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, एक बहुत ही छोटा सा, जैसे यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस करता है, वहां पे एक करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक डाइपोल को दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल से क्या हो गया आपका, सिंपली ओके, इसको मैं बहुत छोटा बनाता हूं, विजिबल है सबको, ये सर्कल विजिबल है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये आपका करंट है आई और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, करंट आई, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल पी एम होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल इज व्हाट, पी एम इंटू आई इंटू ए, पी एम इंटू आई इंटू ए, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखो, जैसे आप बोलते हो ना कि मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो अलाइन होने का मतलब क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में हो जाती है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड्स रखते हो। तो सिंपल, जिस तरीके से ए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब ए आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज डी। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, ए आपका ए इंटू आई इंटू ए, ऐसे क्रॉस लगता है, आई क्रॉस ए, मतलब इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एम्पियर, ए यूनिट पूछा जाता है मेनली, एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर, क्लियर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ, वो सारी चीजें मैंने वहां पे कवर कर रखी है, मैग्नेटिक मटेरियल में वो सारी चीजें कवर कर रखी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे, अब वही चीजें बार बार, अब वहां भी तो देखो यार, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब एक फॉर्मूला डायरेक्ट आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या फिर सिंपली बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और यहां पे भी एनर्जी डेंसिटी है, बट मैं अभी कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, याद रखना। बट यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, ओके। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, समझो ध्यान से, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना तुम्हें, हाफ इंटू डी इंटू हाफ इंटू डी इंटू ई। अब तुम क्या मुझे रिलेट करके बता सकते हो यहां पे क्या होने वाला है, एनीवन, व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनीवन, हाफ इंटू, बोलो, हाफ इंटू, जैसे यहां पे D इंटू ई है वैसे यहां पे क्या होगा, अभी तक तो यार एनालॉगस इतना तो समझ में आ गया होगा ना, D इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या था, वेरी गुड, क्या था, B इंटू एच, B इंटू एच, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन इंटू ई, याद करो, इंटू ई, तो यहां से क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। अगर किसी ने याद किया होगा तो ये याद भी किया होगा,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन, हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एच, या फिर इंटू एच, तो क्या हो जाएगा हाफ म्यू इंटू एच स्क्वायर, हाफ इंटू म्यू इंटू एच स्क्वायर। या फिर इसको अगर मैं, ये तो मैंने डी के टी के टर्म में लिख दिया, अगर डी के टर्म में लिखता तब क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, हाफ इंटू ई की जगह क्या लिखूंगा, डी बाई एप्सिलॉन, डी स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। और यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी की जगह क्या लिखूं, बी को वैसे ही रहने दो, बी की जगह, क्योंकि हमें बी में आंसर लाना है, तो एच की जगह क्या लिख दो, बी इक्वल टू म्यू एच, तो एच की जगह बी बाई म्यू, तो एच की जगह जब बी बाई म्यू लिखोगे तो बी का स्क्वायर अपॉन म्यू, तो बेसिकली बी स्क्वायर अपॉन म्यू। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ डी ई, हाफ बी एच, हाफ डी की वैल्यू एप्सिलॉन इंटू ई एंड बी की वैल्यू म्यू इंटू एच, ई को एज इट लिख दिया, एच को एज इट लिख दिया। अब यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, हाफ म्यू इंटू एच स्क्वायर, और या फिर इसके टर्म में तो हाफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, हाफ बी स्क्वायर इंटू म्यू। क्या चीज? कुछ बोलना है क्या? ओके ओके, नेक्स्ट। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चलो अब पोलराइजेशन भी देख ही लेते हैं, वैसे तो बताया वहां पे, बट यहां पे देख ही लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन दैट इज पी, एंड यहां पे कौन बताएगा, मैग्नेटिक पढ़ा हुआ है ना, जिस तरीके से यहाँ पे पोलराइजेशन होता था यहाँ पे क्या होता था, एनीवन? जिस तरीके से यहाँ पे पोलराइजेशन होता था यहाँ पे क्या होता था, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका बताओ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो सारी चीजें हमने बता दी। अब यहां पे आ जाओ, अब इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, सिंपली जान लो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यों, तुम्हें बोलोगे अभी वो भी नहीं समझ आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या था, जल्दी बोलो, कूलम मीटर। अब ओ बी कहां से आया था, ओ बी जान लो, P इक्वल टू वॉट, Q इंटू डी, क्यू का होता है कूलम, डी का होता है मीटर, तो कूलम मीटर अपॉन मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर।
यहां पे आ जाओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या था, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर, unit of magnetization is ampere per meter and unit of polarization is coulomb per meter square। क्लियर है यहां तक? दिस इज द पोलराइजेशन, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोलराइजेशन, यहां पे मैग्नेटाइजेशन। आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब यहां पे एक थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल को यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग भूल चुके होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ध्यान से सुनते जाना बस। D इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई। इसी तरह यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या हो, जल्दी बोलते जाओ बस, यहां पे क्या होगा, B इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्लियर? अब एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यहां पे म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ये सारा वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू आर म्यू नॉट इंटू एच। अब अगर हम डी की बात करें, डी क्या हो जाता है, सिंपल समझो कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से दो चीजों से मिलके आता है आपका, तो यहां पे हो जाता है एक टर्म 1 प्लस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये मटेरियल में जाके देखना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, याद है कि नहीं? याद हो तो मैंने बताया था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, देखो म्यू आर की वैल्यू बताई थी 1 प्लस एक्स एम, याद आ रहा है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। इसी तरह म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम और एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, B इज इक्वल टू म्यू आर की जगह क्या लिख देंगे हम, म्यू आर की जगह 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटू म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो D इक्वल टू एप्सिलॉन, D इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन इंटू ई। यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। सिंपली प्रोडक्ट कर रहा हूं, अंदर ओपन कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अंदर क्या कर रहा हूं, सारा प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो D एंड D, एंड दिस इज व्हाट बोलो, इसको ये होता है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। और नेक्स्ट ये जो म्यू नॉट म्यू एच होता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, एंड ये जो होता है ड्यू टू, जल्दी बोलो, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। यहां पे पोलराइजेशन की वजह से हुआ था, यहां पे मैग्नेटाइजेशन होता है, यहां पे पोलराइजेशन होता है, यहां पे मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक, तो ये चीजें यहां तक हो गई। अब इसीलिए इसको बोलते हैं D इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी, ये होता है D इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी, और यहां पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H प्लस एम, म्यू नॉट H प्लस एम, म्यू नॉट H प्लस एम। अब
यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी म्यू नॉट एच प्लस एम, तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? ध्यान दो, पी की जगह क्या है? एक्स सी एप्सिलॉन इंटू ई, एक्स सी एप्सिलॉन इंटू ई। और याद करो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ करता था? मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ करता था? देखो, म्यू नॉट इंटू एक्स एम इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एक्स एम, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है जो मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। ये तो मैं मटेरियल को यहाँ पे ला कर रहा हूं बस तुम्हारा रिवीजन हो जाए, वरना ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। म्यू नॉट इंटू एक्स एम इंटू एच, ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट। जैसे यहाँ पे अगर फ्री स्पेस है, चलो इतना पहले देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो b इक्वल टू एप्सिलॉन ई पता था, b इक्वल टू म्यू इंटू एच पता था, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, b म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस एक्स सी, म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस एक्स एम। अब इसको प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट किया तो मतलब ए ड्यू टू पोलराइजेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू फ्री स्पेस, दिस इज ड्यू magnetic field density due to magnetization. So D is equal to epsilon E plus P, B is equal to mu naught H plus M, and P is equal to मतलब यहां से इसको इसको O किया, कंपेयर किया, तो यहां से इसको कंपेयर किया तो क्या आया? M इक्वल टू म्यू नॉट एक्सएम इंटू एच, म्यू नॉट एक्सएम इंटू एच, P को रिप्रेजेंट किया, कंपेयर किया एक्स सी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, एक्स सी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैक्सिमम जितनी चीजें हो सकती थी सारी की सारी आपके सामने करा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिख जाए जो मैंने छोड़ा हो तो मुझे बता देना। तो ये अभी बस इसमें था। अभी अब चलेगा इंडिविजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब चलेगा इंडिविजुअली, आज तो दिमाग चार्ज हो गया। अब चलेगा इंडिविजुअली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।